वेलकम बैक टू एके एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी में। डेली की तरह आज हम फिर से सेट प्रैक्टिस देखेंगे। और आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है आप इस क्लास में अंत तक, वीडियो के अंत तक रह के आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्लास का जो पहला सवाल है। मैंने फ्रेंड्स ये सवाल आपसे कल पूछा था और कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं और कुछ लोगों ने नहीं दिए हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस सवाल का जो जवाब होगा, सही जवाब होगा, वो होगा कि ईसा मसीह की माता का नाम क्या था। आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि ईसा मसीह की माता का नाम क्या था, तो यहाँ पे जो माता का नाम था वो मेरी था। ओके, मेरी था। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी था, ध्यान में रखेंगे। और जो पिता का नाम था, ईसा मसीह के पिता का नाम जो था वो जोसेफ था। जोसेफ, जोसेफ, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था ईसा मसीह के। और एक बात और मैं आपको ध्यान में रख बता दूं कि जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह, इन्हीं के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और हाल ही में मनाया गया था, ध्यान में रखेंगे। और ये कब मनाया गया था, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और ईसा मसीह ने और अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है, 30 वर्षों तक जो है एक बढ़ई के रूप में व्यतीत किया था। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बिताए थे। ये सवाल का प्रैक्टिस मैंने करवाया है, पर आपको ध्यान में रख लेना है अभी भी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने और कब की थी। स्वामी विवेकानंद 1872, स्वामी सहजानंद 1773, रामकृष्ण परमहंस 881, या फिर दयानंद 1874। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप अगर इस क्लास में नए होंगे तो इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, बनाई गई है, ताकि आप लोग इस क्लास में रेगुलर रह के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें और बेसिकली उस चीज़ की तैयारी कर सकें डिटेल में, जो कि आपको कहीं अन्य नहीं मिलने वाली। अलग क्या होता है, अन्य क्लास में टीचर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किए और आंसर पे टिक लगा दिए। तो ऐसा मैं नहीं करता, ऐसा मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ, इधर उधर से रिलेट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल है, आप इसमें रह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी और कब की थी, ये आपसे पूछा गया था। तो दयानंद आपको ध्यान में रखना है, दयानंद, यानी कि 1874, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ABCD मैंने नहीं दिया है, जैसा कि आप लोग अभी इतने एजुकेटेड तो हो ही चुके हैं कि ऊपर से नीचे तक, यानी कि ये ऊपर से नीचे तक जो आएंगे उसको आप ABCD मान लेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा किल होता है, इस वजह से मैंने ABCD नहीं किया है। ओके, मैं खुद टाइप करता हूँ क्वेश्चन और उसके बाद आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए ये ऑप्शन ABCD नहीं दे सकता, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको इस ABCD का अनुभव ज़रूर दे सकता हूँ। यानी कि चौथे नंबर पे जो भी होगा ऑप्शन वो डी होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर हमारा होगा, दयानंद 1874। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद ने की थी 1874 में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, बंग भंग आंदोलन कब चला था। बंग भंग आंदोलन, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। और इसी बंग भंग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ सकें। और लाइव क्लास में आने के बाद ये 25 से 30 क्वेश्चन ही नहीं, मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि मुझे क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, और जब लाइव क्लास हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन अपने हाथों पे रखूंगा, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखेगा और आपको आंसर करना होगा। तो उस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, इतनी तो आप हेल्प कर ही सकते हो, और ये क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है।
चलिए फ्रेंड्स, दीजिए इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो सुन लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बंग भंग आंदोलन पूछा गया, तो बंग भंग आंदोलन को ही फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन को ही कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो हुआ था 1905 में हुआ था। बंग भंग आंदोलन कब चला था? तो 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बंग भंग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन, और ये 1905 में हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, और रहमत अली, और लास्ट में है नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका आंसर। आपके पास 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपको और बेहतर क्लास दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां यहाँ पे हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 1906 में की गई। हाँ, 1906 में। चलिए, 1906 में, एक मिनट, 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। और किसने की थी? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करके देना है, और सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो भी लोग क्लास में रेगुलर रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। और सॉरी, क्वेश्चन है हमारा अगला, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? रॉबर्ट हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, या फिर एडोल्फ हिटलर? फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में लिखा गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हेस्टिंग, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, थर्ड ऑप्शन है विलियम बेंटिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर 5 सेकंड हो चुके हैं पूरे। आपको ध्यान में रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारा था। ओके, और इसी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। ओके, ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, विलियम डेरिजियो, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये सवाल आपके लिए है, मैं भूल गया था। ये सवाल जो है मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, और आपको सभी लोग को कमेंट करके बताना है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, बिना ताज का बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? बिना ताज का बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, गोपाल हरि देशमुख, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बिना ताज का बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? और फ्रेंड्स, आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करते हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अपने उन सभी दोस्तों को के बीच अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, ताकि उनको भी लाभ मिल सके इस क्लास का। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, बिना ताज पूछा गया है सवाल, बिना ताज का बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल आ गया है स्क्रीन पे,
मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी लीटर रक्त पंप कर सकता है? आपको बताना है फ्रेंड्स, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप कर सकता है? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इजी है, इसलिए मैं आप लोगों पे आज 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स। ये दूसरा नंबर सवाल है और इस दूसरे नंबर सवाल का भी आंसर आप ही लोगों को करना है। और अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किया, आप आंसर कहीं से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई ही हो सकता है कि नहीं करवाई हो। वैसे अभी तक 140 या 45 वीडियो हो चुका है हमारे क्लास का, 140-45 वीडियो। इस 140-45 वीडियो में मैंने कभी ना कभी करवाई ही होगी, और अगर नहीं करवाई है तो आपको मैं इसका डिटेल कल आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगा। चलते हैं, अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया जिसका जवाब आप लोग को देना है, सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये भी बहुत इजी है, लेकिन चलिए इसका आंसर मैं बता दूंगा, घबराना नहीं है। 3 मीटर, 7 मीटर, 1 मीटर या फिर 10 मीटर? जल्द से करेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे 7 मीटर ध्यान में रखेंगे, 7 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 7 मीटर हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं कि मनुष्य की छोटी आंत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो आंत दे रखा है, आंत का मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो इंटेस्टाइन होता है, INTESTINE, इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। ओके, आंत यानी कि मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार के आंत, दो आंत होते हैं, 2 प्रकार के नहीं, 2 आंत होती हैं। एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत ही बड़ी आंत कहलाती है। कहने का मतलब छोटी आंत कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन वो बड़ी आंत से छोटी आंत बड़ी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि, और इसमें भोजन का पाचन होता है छोटी आंत और बड़ी आंत में। आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या फिर मुख में होता है, यानी कि माउथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा छोटी आंत में। भोजन का जो मुख्यतः पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, और अंतिम रूप से जो होता है वो यहाँ पे बड़ी आंत में होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपसे पूछा जा सकता है, जब मनुष्य के भोजन के पाचन की ही बात हो रही है, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं। आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे से कि मनुष्य का पाचन, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो जब प्रारंभ पूछे ना, तो आपसे अगर प्रारंभ पूछे तो आप ये माउथ कहेंगे, यानी कि मुख कहेंगे। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है शुरू कहाँ से? मुख से, यानी कि माउथ से। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इतने सारे सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर रक्त संचार होने में, मनुष्य के शरीर में रक्त के भीतर रक्त संचार होने में कितना समय लगता है? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 23 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के संपूर्ण शरीर में के भीतर रक्त संचार होने में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 23 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड? जल्द से बताएंगे। आपके पास 5 सेकेंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 23 सेकेंड। ध्यान में रखेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर होगा 23 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था आपसे कि मनुष्य के भीतर रक्त संचार होने में कितना समय लगता है, तो वो 23 सेकेंड आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जब रक्त कहा गया है, रक्त यानी कि ब्लड, BLED, ब्लड, यानी कि फ्रेंड्स ब्लड। तो ब्लड मैं आपको बता दूं कि ब्लड हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जिसमें से RBC का जो आयु काल मैंने बताया है वो बताया है 20 से 120 दिन। फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि 20 से 120 दिन ही दे, आपको 1 से 120 दिन भी दे सकता है, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। और फ्रेंड्स WBC की अगर हम बात करें तो WBC का जो कार्यकाल होता है
सॉरी, जो सुरक्षित रहता है हमारे शरीर में वो 3 से 4 दिन तक ही होता है। और अंत में हम देखेंगे प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स भी वो भी हो गया 2 से 3 दिन। ओके, प्लेटलेट्स को फ्रेंड्स रक्त बिंबाणु कहते हैं, और जो WBC है उसे श्वेत रक्त कण कहते हैं, और RBC को लाल रुधिर कण कहते हैं या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है। आपको बताना है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है। मानव शरीर का ऐसा सबसे व्यस्त अंग कौन है, ऐसा अंग कौन है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। किडनी, मानव आँख, छोटी आंत या फिर हृदय। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। सबसे व्यस्त अंग आपसे पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो यहाँ पे आप हृदय कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं। ओके, हृदय यानी कि हार्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो हृदय है, मानव शरीर का जो हृदय है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग है। वो इस वजह से क्योंकि आपका हृदय अगर धड़कना छोड़ दे तो मतलब समझिए कि क्या होगा। यानी कि हमारे शरीर, हृदय का जो मुख्यतः काम होता है, पहले इसको समझते हैं। हृदय जो होता है, मैं आपको फिगर दे दूंगा, आपको वो फिगर मैं दिखा दूंगा हृदय का। हृदय जो होते हैं इसमें 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। इसको ध्यान में रखना है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं या फिर 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद दायां निलय और बायां अलिंद बायां निलय। इसको ध्यान में रखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय का मुख्यतः काम क्या होता है। तो हृदय का जो मुख्यतः काम होता है वो, हृदय हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ओके फ्रेंड्स, पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त संचार होता है, उसको पंप करने का काम कौन करता है पूरे शरीर में, तो वो हृदय ही करता है। ओके, और हृदय प्रत्येक मिनट जो धड़कता है, हृदय की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 70 से 72 बार, 70 से 72 बार आप देख सकते हैं, हृदय 70 से 72 बार प्रत्येक मिनट में धड़कता है। और अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय का वजन जो होता है, वजन आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय का, मानव हृदय का वजन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे तो महिला में कहेंगे, महिला अगर पूछ दे तो महिला में हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 से 350 ग्राम तक का वजन जो होता है, सॉरी 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम का जो वजन होता है हृदय का, वो महिला के शरीर में होता है। लेकिन यही 50 ग्राम का डिफरेंस इधर देखने को मिलता है पुरुष के शरीर में। अगर पुरुष के शरीर में हृदय का वजन पूछ दे तो 300 से 350 ग्राम तक का होता है। अगर फ्रेंड्स पुरुष के शरीर में अगर पूछ दे कि हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 से 350 ग्राम यानी कि 350 ग्राम होता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, इतना सारा सवाल काफ़ी हो गया, ये बहुत सारा सवाल हो गया इस सवाल से। चलते हैं फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है। अगले सवाल पे, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। आपको बताना है, 5 सेकेंड आपके पास है। जल्द से बताइए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। ये सवाल पूछा गया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा वी.डी. सावरकर, डिजरायल या फिर D.R. होम्स या फिर डिजरायली। तो फ्रेंड्स ये जो डिजरायल या फिर डिजरायली है, ये दोनों एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर D टाइप हो गया है, गलत मतलब सही ही टाइप है। ये दोनों सेम है, यानी कि D और B दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। डिजरायल या फिर डिजरायल, ये गलत लिखा हुआ है, डिजरायली होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये D इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और मैं कह दूं कि 1857 की क्रांति के बारे में अन्य जो विद्वान थे उन लोगों ने कुछ और भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। तो लेकिन डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये राष्ट्रीय विद्रोह इस वजह से हम इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह ही था ये, और ये इस वजह से हम कह सकते हैं इसे राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति को, क्योंकि इसमें किसी एक वर्ग ने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति जो हुई थी,
विद्रोह का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें जो क्रांतिकारी नेता थे या फिर जो किसी पार्टी से जो नेता थे या फिर कह सकते जो सिपाही वर्ग के लोग थे, इन सारे लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के कारण या फिर पूरे देश को बचाने के कारण, अपने देश को आज़ाद करने की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था। इस वजह से इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दल के लोगों ने मिलकर भाग लिया था इस विद्रोह में। अगर किसी एक वर्ग ने भाग लिया होता तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते थे। इसलिए ज़्यादातर माना जाता है कि डिज़रायली ने सही स्टेटमेंट दिया था। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अन्य विद्वानों ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस हम आगे करते रहेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार 1764 से 67, उत्तर प्रदेश 1899 से 1999, झारखंड 1831 से 32 या फिर पंजाब 1945 से 48। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था और कब? ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो कोल विद्रोह है फ्रेंड्स, ये कोल विद्रोह 1831 से 32 के दरमियान हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोल विद्रोह 1831 से 32 के दरमियान हुआ था, और ये जो कोल विद्रोह हुआ था वो झारखंड में हुआ था। झारखंड फ्रेंड्स, झारखंड की बात जब आई है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो झारखंड है, ये झारखंड पहले बिहार का ही अंग हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी 15 नवंबर, यहाँ पे आंसर सी होगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना। और झारखंड, आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है भारत का कैवां राज्य है, तो आप कह सकते हैं कि 28वां राज्य है। झारखंड भारत का कैवां राज्य है, तो आप कह सकते हैं कि 28वां राज्य है। और यह इसका गठन कब किया गया था झारखंड का? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन किया गया था। और ये कोल विद्रोह जो हुआ था झारखंड में ही हुआ था, झारखंड के छोटा नागपुर जिले में। ओके, 1831 से 32 के दरमियान कोल विद्रोह हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56, 1765, 1948 से 49 या फिर 1877। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 1855 से 56 ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1855 से 56 के दरमियान ये संथाल विद्रोह हुआ था। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, भारत के किस क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर बंगाल एवं बिहार हो सकता है, हो नहीं सकता, यही होगा, बंगाल एवं बिहार। बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में यह जो है संथाल विद्रोह हुआ था। बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था, और ये 1855 से 56 के दरमियान हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। ये 2 सवाल यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो 1855 से 56 के दरमियान, 1855-56 के दरमियान संथाल विद्रोह हुआ। और यह किस क्षेत्र में हुआ? संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, भारत के किस क्षेत्र में? तो बिहार एवं बंगाल में हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुसलियार, सीताराम राजू, जतरा भगत या फिर बिरसा मुंडा? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। जिन भी लोगों ने आंसर कर लिया अच्छी बात है, और नहीं किया है वो आंसर देख लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस क्लास की वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सभी जगह पे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में पता चले और वो जुड़ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, का नेतृत्व किसने किया था या फिर कौन है? तो यहाँ पे हमारा जतरा भगत राइट आंसर होगा, जतरा भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे। और ये ताना भगत हुआ था, ताना भगत आंदोलन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है
कि ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व जो कि जतरा भगत ने किया था, कब किया था या फिर कब हुआ, तो आप कहेंगे 1914 में। ताना भगत आंदोलन कब किया गया था, तो वो 1914 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, किस गवर्नर के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? फ्रेंड्स ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड इरविन, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन या फिर फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जल्द से बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 5 सेकंड का समय है। जल्द से बताइए फ्रेंड्स, किस गवर्नर के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? जल्द से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे चेम्सफोर्ड जो दिया गया है, चेम्सफोर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था 1919 में, और इस समय गवर्नर थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान में रखेंगे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ये आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यकाल क्या है या फिर शासनकाल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 1916 से 1921 ईस्वी के दरमियान 1900 यहाँ पे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1916 से 1921 ईस्वी के दरमियान ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये शासक हुआ करते थे, या गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर कह सकते ज़्यादा उचित होगा गवर्नर कहना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी, और इस समय ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही ये कह सकते हैं कि जब गवर्नर हुआ करते थे उस समय ही ये रॉलेट एक्ट कानून लाया गया, जिस कानून को कई विद्वानों ने काला कानून की संज्ञा दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कानून को काला कानून कहा गया है, तो आप कह सकते हैं निसंकोच कि ये जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, इसी को काला कानून कहा गया है। ये किस वजह से कहा गया है वो मैं आपको समझा दूं कि इसे काला कानून इस वजह से कहा गया है कि इस कानून के, इस नियम के तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा चलाया जाता था, ठीक है। और ना ही उसे अपील करने की अनुमति थी और ना ही वकालत करने मतलब वकील करने की, यानी कि ना ही आप अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में, और ना ही अपने विरुद्ध जो है कोई वकील ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे हायर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस वजह से ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है, काला कानून कहा गया है। और रॉलेट एक्ट कब आया था, तो मैंने अभी आपको बतलाया कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और फ्रेंड्स यही 1919 में एक घटना और हुई थी, वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल अब 1919 से आप ध्यान में रख सकते हैं। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी। और ये जलियांवाला बाग कहने का मतलब ये अमृतसर में एक जगह का नाम है, तो यहीं पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दे दिया था और आर डायर ने ये क्या किया था, निहत्थे लोगों पर गोली बरसाने की ऑर्डर दे दी, या फिर उन्होंने चलाया कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। और हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 12 सितंबर 1956, 9 अगस्त 1942 या फिर 28 जनवरी 1872 या फिर 23 मार्च 1818? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसी जो
1942 में प्रारंभ किया गया था। इसी को यानी कि भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, इसको ध्यान में रखेंगे कि अगस्त क्रांति 9 अगस्त आप देख रहे हैं कि अगस्त में प्रारंभ हुआ था, इसी वजह से इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि अगस्त क्रांति कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा गया था। तो ये सवाल आपको नहीं देना है इसका आंसर, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जो है ये जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे कुछ भी नहीं है। आगे आप सभी लोग देख सकते हैं कि आप अगर इन सभी सोशल साइट्स में से किसी पे भी अगर हैं एक्टिव, तो आप यहाँ इन सभी जगहों पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।